तो आज हमारे पास है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का एक अध्याय। और उसी पर बने कुछ YouTube वीडियो क्लिप्स भी हैं। हाँ, अब सुनने में ये बहुत बेसिक लग सकता है ना कि छठी क्लास की किताब। पर हमारा मिशन आज कुछ और है। हम ये पता लगाने वाले हैं कि हम सबके दिमाग में एक छोटी सी साइंस लैब वो पहले से मौजूद है और हम हर दिन मतलब जाने अनजाने में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। सही बात है। तो आज हम उसी छुपे हुए वैज्ञानिक को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि देखिए, विज्ञान कोई विषय नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक चश्मा है। और एक बार आप इसे पहन लेते हैं ना, तो साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। और ये कोई ऐसा चश्मा नहीं है जो सिर्फ लैब में पहना जाता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए इस चश्मे को पहनकर देखते हैं। हमारे सोर्सेस की शुरुआत इसी विचार से होती है कि विज्ञान एक बहुत बड़ा रोमांच है। ये सिर्फ मतलब रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की उस जिज्ञासा को जगाने के बारे में है जो बचपन में होती थी। हाँ, जब हम हर चीज पर सवाल उठाते थे। हर चीज पर, आसमान नीला क्यों है, या पंछी कैसे उड़ते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। विज्ञान को एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली जिगसॉ पजल की तरह देखा जा सकता है। जिगसॉ पजल? अच्छा। हर नई खोज, हर नया सिद्धांत उस पहेली का एक नया टुकड़ा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है ना? ये वो पजल तो नहीं है जिसके डब्बे पर तस्वीर पहले से बनी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो असल में अंधेरे में टुकड़े जोड़ रहे हैं। हाँ। और हर टुकड़ा लगने के बाद ही हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि अच्छा, तस्वीर शायद ऐसी दिख सकती है। और यही इसे रोमांचक बनाता है। बिल्कुल। और कभी कभी तो हमें सालों बाद एहसास होता है कि एक टुकड़ा जो हम सही समझ रहे थे, वो असल में गलत जगह पर लगा हुआ था। अच्छा। फिर कोई नई खोज आती है जो हमें उस पुराने टुकड़े को निकालकर सही जगह लगाने में मदद करती है। और अचानक पूरी तस्वीर का मतलब ही बदल जाता है। जैसे जब हमें पता चला कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। एग्जैक्टली, पूरी तस्वीर ही बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान में सही होने से ज्यादा जरूरी है कम गलत होने की कोशिश करते रहना। क्या बात है। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया, ये पहेली को सुलझाने का खेल, ये एक ही चीज से शुरू होता है। सवाल पूछने से, जिज्ञासा से। एक स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए एक क्यों वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। क्यों वाला व्यक्ति, वाह। और ये क्यों हमें दिखाता है कि विज्ञान की लैब सिर्फ कांच की बोतलों और माइक्रोस्कोप वाली जगह नहीं है। नहीं, वो तो हर जगह है। हर जगह है। हाँ, जैसे मेरी रसोई में, पता है कल ही की बात है, मेरी कॉफी का स्वाद बहुत अजीब लग रहा था। अच्छा। ये था मेरा अवलोकन। सवाल क्यों, मेरी पहली परिकल्पना, शायद दूध खराब हो गया है। खैर, बस ये समझ लीजिए कि मेरा निष्कर्ष सही था और मेरी सुबह बर्बाद हो गई। पर मैंने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का ही इस्तेमाल किया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हम सभी ये करते हैं। घर के किस कोने में वाईफाई का सिग्नल सबसे अच्छा आता है? हाँ, बिल्कुल। ये पता लगाना भी तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही है। हम अलग अलग जगहों पर स्पीड टेस्ट करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सही बात है। और प्राकृतिक दुनिया तो ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरी पड़ी है, जैसे तारों का चमकना। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी आसमान को देखकर जरूर सोचा होगा। और विज्ञान इसका जवाब देता है। उन तारों के अंदर प्रचंड गर्मी और दबाव की वजह से परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस। हाँ, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया से वो बेहिसाब ऊर्जा और प्रकाश पैदा करते हैं जो हम तक पहुंचता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी पर साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी बनाने के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब जो चीज हमें रात में आसमान में दिखती है, वही शायद हमारा भविष्य भी रोशन कर सकती है। बिल्कुल। वाह, मतलब एक साधारण से दिखने वाले सवाल के पीछे इतनी गहरी बात छुपी हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे हमेशा हैरान करता है, पौधों को कैसे पता चलता है कि अब वसंत आ गया है और खिलने का समय हो गया है? उनके पास कोई कैलेंडर या घड़ी तो होती नहीं होती। तो क्या राज है इसके पीछे? ये भी कमाल का विज्ञान है। असल में पौधों के अंदर एक तरह की, आप कह सकते हैं, जैविक घड़ी होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक? हाँ, वे दिन की लंबाई, मतलब सूरज की रोशनी के कितने घंटे हैं और तापमान में जो बदलाव हो रहे हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। अच्छा। और जैसे ही दिन लंबे होने लगते हैं और तापमान सही होता है, उनके अंदर के हार्मोन्स उन्हें संकेत देते हैं कि चलो, अब खिलने का सही समय है। और ये सिर्फ एक सुंदर पथरिया नहीं है। नहीं, इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके आज के किसान और वैज्ञानिक ऐसी फसलें उगा पा रहे हैं जो अलग अलग मौसमों में भी पैदा हो सकें। तारों और फूलों की बातें तो बहुत बड़ी और दूर की लगती हैं, पर क्या यही वैज्ञानिक नजरिया हमें अपने पैरों के नीचे की जमीन, हमारे अपने घर,
पृथ्वी को बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये अकेला ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं जहां जीवन है। हाँ, और यहाँ जीवन की जो विविधता है ना, वो अपने आप में एक चमत्कार है। रेगिस्तान में कैक्टस और ऊंट से लेकर बर्फीले ध्रुवों पर पोलर बेयर तक हर जीव ने अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाला है, जिसे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। हाँ, ये लाखों सालों तक चले प्राकृतिक प्रयोगों का नतीजा है। और जीवन के चक्र भी तो हैं। एक छोटे से बीज का एक विशाल पेड़ बन जाना, या एक कैटरपिलर का तितली में बदलना, मेटामॉर्फोसिस। इन स्रोतों में इसके लिए ये बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, मेटामॉर्फोसिस। ये सब हमारे चारों ओर हर पल हो रहा विज्ञान ही तो है। और इन सभी चमत्कारों को समझने के लिए, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक एक खास टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसे वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। हाँ? और जैसा हमने आपके कॉफी वाले उदाहरण में देखा, ये टूलकिट हम सबके पास है। ठीक है, तो इस टूलकिट में कौन-कौन से औजार हैं? चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। जरूर। इसका पहला और सबसे जरूरी औजार है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखना। हाँ। आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको अजीब लगा या समझ नहीं आया? जैसे एक पौधा हमेशा खिड़की की तरफ ही क्यों झुकता है? ठीक है, मैंने ये देख लिया। अब मेरे दिमाग में खुजली होने लगी है। अगला औजार क्या है? अगला औजार है प्रश्न, क्वेश्चन। उस अवलोकन के आधार पर एक सवाल बनाना। ये पौधा प्रकाश की ओर ही क्यों बढ़ता है? बिल्कुल। वाजिब सवाल है। इसके बाद क्या मैं सीधा जवाब ढूंढने लग जाऊं? नहीं, यहीं पर तीसरा और सबसे रचनात्मक औजार आता है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। मतलब एक अनुमान। एक पढ़ा लिखा अनुमान, आपके सवाल का एक संभावित जवाब। जैसे शायद पौधे को फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना भोजन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धूप चाहिए, इसलिए वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये एक अच्छा अनुमान लगता है, पर ये तो सिर्फ एक विचार है। इसे साबित कैसे किया जाए? और यहीं पर इस टूलकिट का सबसे शक्तिशाली औजार काम आता है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। ओके। आप अपनी परिकल्पना को परखने के लिए एक टेस्ट डिजाइन करते हैं। जैसे आप 3 एक जैसे पौधे लेंगे। ठीक है। एक को खिड़की के पास तेज रोशनी में रखेंगे, दूसरे को कमरे में कम रोशनी में, और तीसरे को अलमारी के अंदर अंधेरे में। और फिर कुछ दिनों तक उनकी ग्रोथ को देखूंगी। बिल्कुल। और फिर आप अपने नतीजों को देखेंगे। समझ गई। वो है 5वां औजार, विश्लेषण, एनालिसिस। आप अपने डेटा को देखते हैं। आपने पाया कि तेज रोशनी वाला पौधा सबसे अच्छा बढ़ा, कम रोशनी वाला थोड़ा कम, और अंधेरे वाला तो मुरझा गया। हाँ। और फिर आता है आखिरी औजार, निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप तय करते हैं कि आपका अनुमान सही था या नहीं। इस मामले में तो मेरे प्रयोग ने मेरी परिकल्पना का समर्थन किया। सही। लेकिन ये सब सुनने में बहुत व्यवस्थित और सीधा लगता है। क्या विज्ञान असल में इतना सीधा होता है? नहीं। मुझे तो लगता है इसमें बहुत सारी गलतियां, डेड एंड्स और अरे यार ये तो काम नहीं किया वाले पल भी होते होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये प्रक्रिया कागज पर जितनी सीधी दिखती है ना, असलियत में उतनी ही उलझी हुई और गंदी होती है। 99% परिकल्पनाएं गलत साबित होती हैं, प्रयोग फेल होते हैं। अच्छा। कभी कभी सालों की मेहनत के बाद पता चलता है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। तो फिर फायदा क्या? फायदा है, हर विफलता भी एक डेटा पॉइंट है। वो हमें बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करेगा, जो हमें सही रास्ते के एक कदम और करीब ले जाता है। वाह। विज्ञान सफलताओं की कहानी उतनी नहीं है जितनी असफलताओं से सीखने की कहानी है। वाह, ये नजरिया तो पूरी बात को ही बदल देता है। तो हमने देखा कि ये वैज्ञानिक विधि हमें प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है, चाहे वो पौधे का बढ़ना हो या मेरी कॉफी का खराब होना। पर क्या यही विधि हमें अपने आसपास की चीजों को, मतलब मटीरियल्स को समझने में भी मदद करती है? बिल्कुल। आखिर किसी ने ये कैसे पता लगाया होगा कि चाबी लोहे की होनी चाहिए और टायर रबर का? बहुत अच्छा सवाल है। यह हमें विज्ञान के एक और बड़े क्षेत्र की ओर ले जाता है। चलिए भोजन से शुरू करते हैं। ठीक है। हमें बढ़ने और ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। हमारे स्रोत भारत के अलग अलग कोनों के व्यंजनों का जिक्र करते हैं। उत्तर भारत का खाना, दक्षिण भारत का खाना। कितने अलग हैं दोनों? बहुत अलग हैं, लेकिन उनका वैज्ञानिक आधार एक ही है, शरीर को जरूरी पोषक तत्व देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लोगों ने हजारों सालों के प्रयोगों से सीखा कि किन चीजों को मिलाने से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनता है। और भोजन के साथ साथ पानी, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। बिल्कुल। स्रोतों में पानी की 3 अवस्थाओं का भी जिक्र है, ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी और गैस यानी भाप।
और यहाँ विज्ञान हमें चीजों को मापने की ताकत देता है। अच्छा, कैसे? हम सिर्फ ये नहीं कहते कि पानी ठंडा है, हम कहते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जो इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हाँ, जो इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो सटीकता है ना, यही विज्ञान को अंदाजों से अलग करती है। और इसी सटीकता की वजह से हम इंजन से लेकर दवाइयां तक बना पाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर आती हैं हमारे चारों ओर की चीजें, मतलब सामग्रियां, मटेरियल्स। हाँ, कागज, प्लास्टिक, धातु, रबर, हम इन चीजों से घिरे हुए हैं, पर हम इनके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। लेकिन किसी ने तो सोचा होगा। हाँ, किसी ने अवलोकन किया होगा कि लकड़ी आग में जल जाती है, लेकिन पत्थर नहीं। किसी ने प्रयोग करके देखा होगा कि मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाए जा सकते हैं। सही बात है। हर सामग्री का अपना एक गुण होता है। कोई कठोर है, कोई लचीला, कोई चमकीला, कोई पारदर्शी है। और हजारों सालों के अवलोकन और प्रयोगों के बाद ही हम ये समझ पाए हैं कि किस काम के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है। हाँ, और ये पूरी समझ ही मटेरियल साइंस की नींव है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि विज्ञान कोई जवाबों की किताब नहीं है, नहीं, बल्कि सवाल पूछने का एक तरीका है। एक तरीका है। ये जिज्ञासा से शुरू होता है और खोज पर खत्म होता है, और वो खोज फिर नए सवालों को जन्म देती है। बिल्कुल। और ये कि वैज्ञानिक विधि सिर्फ वैज्ञानिकों का कॉपीराइट नहीं है, ये समस्याओं को सुलझाने का एक सार्वभौमिक तरीका है, एक मानसिक ढांचा है। और ये हमारे अंदर पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद है, हमें बस उसे पहचानना और इस्तेमाल करना है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है, वो ये कि विज्ञान अक्सर अकेले में नहीं किया जाता। नहीं, ये एक टीम स्पोर्ट है। हाँ, ये बात पकड़ना बहुत जरूरी है। आजकल की बड़ी से बड़ी खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा की जाती हैं। वे एक दूसरे के काम पर सवाल उठाते हैं, अपने डेटा को साझा करते हैं और एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। और वैसे भी दोस्तों के साथ मिलकर किसी पहेली को सुलझाने में हमेशा ज्यादा मजा आता है। हमेशा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इन स्रोतों में बताया गया है कि विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों जैसे तारों के चमकने के राज को सुलझाने में मदद करता है। लेकिन अगर हम इस सोच को, इस वैज्ञानिक चश्मे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा या व्यक्तिगत रहस्य है, कोई ऐसी उलझन है जिसे हम वैज्ञानिक विधि के इन औजारों का इस्तेमाल करके अपने लिए सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं?